गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज हम लोग जो खाद्य संसाधन पशु चैप्टर है उसमें अभी तक हम लोगों ने जो पशुधन और उनके प्रबंधन के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे, जिसमें कि दो पशुधन के बारे में पढ़े थे, गाय था और दूसरा जो हम लोग का था वो था भैंस। ठीक है, आज जो पढ़ना है कि इनके प्रजनन और इनके दूध स्राव काल के बारे में। ठीक है ना, यानी कि जो गाय या जो भैंस है, ठीक है ना, इनका प्रजनन कितने महीने में होता है, कैसे होता है, और एवं इनका जो दुग्ध स्राव काल है कि वो दुग्ध जो है कितने दिनों तक, है ना, कितने दिनों तक ये श्रावित कर सकते हैं। ठीक है, दूध स्राव मतलब कितने दिनों तक ये दूध साल भर में दे सकते हैं, इसके बारे में हम लोग को आज डिस्कस करना है। तो क्या है, चैप्टर का नाम है टॉपिक का नाम है प्रजनन एवं दुग्ध स्राव काल। ठीक है, तो अभी हम लोग उसी पे बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रजनन पे, क्योंकि प्रजनन होने के बाद यानी कि पशु जब अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करेंगे उसके बाद ही दूध का स्राव होना शुरू होगा। ठीक है, तो प्रजनन अंगों के परिपक्व होने के साथ साथ गाय या जो भी भैंस है, ठीक है ना, वो गर्भ धारण के योग्य हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मनुष्य में भी आपने पढ़ा होगा कि जिस प्रकार से 12-14 वर्ष के बाद मनुष्य परिपक्व होता है तो वह गर्भ धारण करने की क्षमता के योग्य हो जाता है या उसके गर्भ धारण करने के योग्य हो जाता है। उसी प्रकार से गाय या भैंस में भी है ना कि एक सर्टेन एज होता है, जिस एज में जाकर के, चाहे वो साल भर हो, 2 साल हो, या जो भी एज हो, ठीक है, जब वो परिपक्व हो जाते हैं, उनके प्रजनन अंग परिपक्व हो जाते हैं, तो वो भी प्रजनन करने की क्षमता या गर्भ धारण करने के योग्य हो जाते हैं। ठीक है, इस अवस्था में प्राकृतिक रूप से या फिर कृत्रिम रूप से उन्हें गर्भ धारण कराया जाता है। प्राकृतिक क्या है, तो नर के साथ उनका संभोग कराना। ठीक है, ये हो गया प्राकृतिक तरीका। और या फिर कृत्रिम तरीके में, जो भी कृत्रिम तरीका अपनाया जाता है आज के डेट में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कह रहे सबसे पहले जो है प्राकृतिक रूप से गर्भधारण की जो तकनीक है या जो परंपरा है उसके बारे में। तो जो प्राकृतिक रूप से संपन्न होने वाले जो प्रजनन होते हैं उसे हम लोग प्राकृतिक प्रजनन कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि जो प्रजनन आपको प्राकृतिक तरीके से हो, जो प्रजनन क्या हो, प्राकृतिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से जब होगा तो उसे क्या कहेंगे, ठीक है, प्राकृतिक प्रजनन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्राकृतिक प्रजनन। ठीक है ना, प्राकृतिक प्रजनन कहा जाता है। इसमें किया क्या जाता है कि नर और मादा दोनों को सहवास किया जाता है, यानी कि एक साथ रखा जाता है, जिससे एक दूसरे के साथ ये संबंध बनाते हैं, सहयोग संभोग की क्रिया होती है इनके साथ, इनके आपस में, और उसके बाद वो जो मादा गाय होती है वो क्या करते हैं, गर्भ धारण करते हैं। उनके द्वारा जो प्रजनन होते हैं उसे प्राकृतिक प्रजनन कहते हैं। दूसरा जो है कृत्रिम तरीका है। तो कृत्रिम तरीके से जो प्रजनन होता है, ठीक है ना, उसे हम लोग कृत्रिम प्रजनन के नाम से जानते हैं। कृत्रिम प्रजनन में कई तरह के तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है ना, जिसमें किया क्या जाता है कि जो नर का बीज होता है उसको लेकर के मादा की योनि में प्रविष्ट करा दी जाती है। ये भी तरीका हो सकता है, या और भी कोई तरीका हो सकता है जिसके तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रजनन होता है। तो दो प्रजनन के तरीके हैं, एक प्राकृतिक जनन है और दूसरा जो है आपका क्या है, तो कृत्रिमिक। ठीक है ना, क्या था, कृत्रिमिक था ना, है ना, कृत्रिम है। ठीक है, कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम जनन कहते हैं इसको ना। तो दो तरीके का जनन हो गया, एक प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम जनन हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि प्राकृतिक जनन में एक नर सामान्यता, ठीक है, बात कर रहे हैं हम लोग प्राकृतिक जनन, तो उसमें एक जो नर होगा वो सामान्यता क्या करेगा कि मादा के साथ संयोग करेगा, संभोग बना करेगा। ठीक है ना, और यह प्रजनन पारंपरिक तरीका है, यानी कि पुराने टाइम से, पुराने काल से ही यही जनन की तरीका चलते आ रही है और आज भी ऐसे तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है ना, जबकि कृत्रिम प्रजनन में किया क्या जाता है कि एक उन्नत नस्ल वाले नर के बीज को लेकर के, ठीक है, जो उनके स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उसको लेकर के और मादा की योनि में, ठीक है ना, वो प्रविष्ट करा दिया जाता है, जिससे कि मादा जो है गर्भ धारण कर लेती है। तो दो तरीके आपका प्राकृतिक जनन और कृत्रिम जनन के बारे में यहाँ पे दिया है। ठीक है, अब इसमें
हम लोग पढ़ते हैं कि कृत्रिमिक जो वीर्य है सेचन उसका कैसे होता है ना, कृत्रिमिक तरीके से हम लोग कैसे करते हैं। बेसिकली हम लोग को प्राकृतिक जनन तो डायरेक्ट हो गया, ठीक है, लेकिन कृत्रिमिक वाले में बहुत ज्यादा, कृत्रिमिक वाले में जो होता है इसको काफी ज्यादा सावधानी से करने की जरूरत है। तो क्या है, कृत्रिम वीर्य सेचन, ठीक है ना, कृत्रिमिक वीर्य सेचन, इसके बारे में, ठीक है, क्या होता है इसके बारे में हम लोग जरा देखते हैं। देखिए होता क्या है कि जो कृत्रिमिक विधि होती है इसमें वीर्य को मादा की योनि में प्रविष्ट कराना होता है या प्रविष्ट कराया जाता है कोई भी कृत्रिमिक तरीके से, उसे हम लोग कृत्रिमिक वीर्य सेचन कहते हैं। यानी आप अपने ही यहाँ गांव घर में देखे होंगे कि जो गाय जो है प्राकृतिक तरीके से अगर गर्भ धारण नहीं करती है तो डॉक्टर की सहायता से कृत्रिमिक तरीके से उनको गर्भ धारण कराया जाता है, ठीक है ना। तो वही कृत्रिमिक वीर्य सेचन कहलाता है। पशु जो प्रजनन करता होते हैं यानी कि जो पशु चिकित्सक होते हैं, यह विधि वरदान साबित हुई है आज के डेट, ठीक है ना। डॉक्टर लोग आज के डेट में जो पशु वाले होते हैं अभी बहुत ऐसे करते हैं, और जो पशु पालने वाले हैं उनके लिए तो ये वरदान है ना, जो पशुपालक है ना उनके लिए वरदान है, क्योंकि कृत्रिमिक तरीका से बहुत ही कम चांसेस ऐसा होता है कि उसमें ये गर्भ धारण ना हो, बहुत कम चांसेस होते हैं, बाकी चांसेस इसमें ज्यादातर होता है कि गर्भ धारण हो जाए। इसके अलावा एक अच्छे नस्ल के जो नर वाले जो स्पर्म होते हैं उसके द्वारा अगर निषेचन होता है तो पशुधन की गुणवत्ता में भी काफी ज्यादा वृद्धि होती है। और कृत्रिमिक वीर्य सेचन जो होते हैं वह कई तरह से किए जाते हैं, है ना, जिसमें सबसे पहला जो है वीर्य का सबसे पहले संचयन होता है, ठीक है। तो पहला जो टॉपिक है इसमें क्या है, देखिए होता क्या है वीर्य संचयन में कि जो आपका उत्तम गुण वाले जो भी आपके नर होते हैं नस्ल के, ठीक है ना, उनको उत्तेजित किया जाता है। उनको उत्तेजित करने के लिए या तो यांत्रिक विधि या तो वैद्युतीय विधि का इस्तेमाल करते हैं और उसके जरिए उनको उत्तेजित करते हैं। उत्तेजित करके उनके जो वीर्य होते हैं ना उनके वीर्य को संग्रहित किया जाता है, ठीक है, इकट्ठा किया जाता है। अलग अलग जो गुण वाले होते हैं, अलग अलग नस्ल के जो भी आपके गाय होते हैं ना, जिनके नर होते हैं, उनको जो वीर्य होते हैं उनको संग्रहित किया जाता है। हमारे देश में आज कई जगह पे ऐसे वीर्य बैंक बन चुके हैं जहां पे उत्तम नस्ल के गुण वाले गायों की जो वीर्य होते हैं उसको संग्रहित किया जाता है। और आपको जिस प्रकार के जो गाय का नस्ल का जो वीर्य चाहिए यानी कि स्पर्म चाहिए वो आपको उस स्पर्म बैंक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पहला तरीका होता है, सबसे पहला यही किया जाता है कृत्रिमिक तरीके में कि वीर्य का संचयन किया जाता है। दूसरा इसमें है वीर्य का परीक्षण, ठीक है, क्या है इसका परीक्षण, ठीक है। तो परीक्षण भी जरूरी है ना, परीक्षण। दूसरा क्या है वीर्य परीक्षण है, कह रहा है इसमें कि जो संचित वीर्य को अत्यधिक ठंडा में रखा जाता है, अत्यधिक ठंडे तापक्रम पे रखा जाता है ताकि वो खराब ना हो, जल्दी खराब ना हो, या फिर उन्हें किसी रासायनिक विधि से परीक्षित करके रखा जाता है। देखिए होता क्या है कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म का टाइमिंग होता है कि 12 से 14 घंटा या 12 से 36 घंटे के अंदर अंदर वो जब शरीर से बाहर निकलता है तो डेड कर जाता है, मर जाता है। तो उसे जीवित रखने के लिए, उसे बचाए रखने के लिए क्या किया जाता है कि उसे या तो ठंडा करके रखा जाता है या किसी रासायनिक के द्वारा परिरक्षित करके जो बैंक होते हैं ना, स्पर्म बैंक होते हैं, उसमें रखा जाता है, ठीक है। फिर उन्हें पतला किया जाता है और पतला करके छोटे छोटे जो सीसी होते हैं उसमें बंद किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि एक नर का जो वीर्य होता है ना, एक नर के वीर्य को कई सारे गायों को ना गर्भान्वित किया जाता है एक नर के वीर्य से, ठीक है। तो दूसरा नंबर हो गया। तीसरा नंबर है निषेचन के लिए वीर्य को प्रविष्ट कराना, है ना। क्या है तीसरा नंबर में आपका कि निषेचन के लिए, ठीक है, निषेचन 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 के लिए वीर्य को
वीर्य को प्रविष्ट कराना मादा की योनि में, ठीक है ना, मादा की योनि में, ये जरूरी है, ठीक है, यही पार्ट जरूरी है। कौन सा तरीका अपनाया जाए जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है? तो देखिए कह रहा है कि जो परिरक्षित जो वीर्य होते हैं, ठीक है, जो परिरक्षित या परिरक्षित जो वीर्य होते हैं ना, जो टूटे हुए वीर्य होते हैं जिन्हें छोटी छोटी शीशियों में रखा हुआ होता है, उन्हें मादा की योनि में, ठीक है, सुई के द्वारा प्रविष्ट कराया जाता है। जो डॉक्टर जो होते हैं कृत्रिम तरीके से, ठीक है ना, सुई की इंजेक्शन के जरिए, सुई के जरिए उनको मादा की योनि में प्रविष्ट कराते हैं, और जो कि मादा के अंडे को निषेचित किया जाता है उसके जरिए, ठीक है, और वीर्य के संचयन के लिए किया क्या जाता है कि एक तंदुरुस्त और अच्छे जो नस्ल के नर पशु होते हैं उनका चुनाव करना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब कि जो हम लोग नर का चुनाव करेंगे जो निषेचन के लिए, जो मादा को निषेचित कर सके नर, या जो कृत्रिम तरीके होना चाहिए, जो वीर्य जो होना चाहिए वो ऐसे नर होना चाहिए जो कि तंदुरुस्त हो, हष्ट पुष्ट हो, है ना, ऐसे जिससे कि संचित वीर्य के गुण भी क्या होंगे, तो अच्छे होंगे। इसलिए एक अच्छे जो गुण तंदुरुस्त जो हष्ट पुष्ट जो होते हैं ना नर, उन्हीं का चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका था कृत्रिम जनन, यानी कि कृत्रिम निषेचन के तरीके, जिसमें कि वीर्य संचयन, परिरक्षण और निषेचन के लिए जो वीर्य होते हैं उनको क्या करना है, तो प्रविष्ट कराना, ठीक है। अब एक जो कृत्रिम निषेचन है या वीर्य सेचन है, इसके क्या क्या लाभ है, ठीक है। तो आपको कृत्रिम वीर्य सेचन के लाभ, ठीक है ना, कृत्रिम वीर्य सेचन के क्या क्या लाभ है, ठीक है, कृत्रिम वीर्य सेचन के क्या क्या लाभ हैं। तो लाभ नंबर फर्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, पहले नंबर से शुरू करते हैं। कई सारे इसके लाभ हैं, जिसमें पहला नंबर ये है कि इस विधि के द्वारा अधिक उत्पादन करने वाले उच्च नस्लों को, जो गाय होंगी, चाहे जो भैंस होंगी, या फिर जो भी दुधारू पशु मुर्गियां जो भी हैं, उनको निषेचित किया जा सकता है, ठीक है ना, उच्च नस्ल के, ठीक है, निषेचित किया जाता है जो कि उच्च नस्ल के होते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब है इसमें फायदा यह है कि जो दुधारू पशु हैं या जो मुर्गियां हैं, उनको जब हम लोग निषेचित करते हैं ना, तो उच्च नस्ल वाले जो नर होते हैं उनके वीर्य के जरिए निषेचित करते हैं, पहला। दूसरा नंबर है कि जो पशुओं के प्रजनन की जो एक सस्ती विधि ये माना गया है, जो कृत्रिम विधि है वो क्या है, पशुओं के प्रजनन की सस्ती विधि है। कैसे है? क्योंकि एक नर, ठीक है ना, एक नर के वीर्य से कम लगभग 300 गायों को निषेचित, सॉरी 300 नहीं, 3000 गायों को। दूसरा नंबर क्या है कि इससे जो होता है कि 3000 गायों को निषेचित या गर्भधान किया जाता है, ठीक है ना, कितने, 3000 गायों को। तो इसलिए ये सस्ती भी पड़ती है ना, क्या होती है, सस्ती पड़ती है। यानी कि एक नर है, एक नर के जो वीर्य होंगे उनसे 3000 गायों को हम लोग निषेचित कर सकते हैं। तीसरा नंबर है कि जो परिरक्षित वीर्य होते हैं, यानी कि जिनको हम लोग तोड़ करके रखते हैं, उनसे उनको सुगमता से, चूंकि इन्हें छोटी छोटी बोतलों में बंद करके रखते हैं, तो इन्हें सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान की सुदूर स्थान तक भी पहुंचाया जा सकता है, जिससे कि हर जगह पे एक अच्छे नस्ल के गाय की उत्पत्ति हो सकती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दूध मिल सकता है, ठीक है। अगला, यह ज्यादा स्वास्थ्यकर होता है और ये भरोसेमंद भी होता है ना। मैंने पहले ही बताया कि कृत्रिम तरीके में क्या होता है कि बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें गाय जो है गर्भ का धारण नहीं करती है, अदरवाइज इसमें लगभग ज्यादातर चांसेस ऐसे ही होते हैं जिसमें कि ये गर्भ धारण कर लेते हैं, ठीक है ना। ये है कि इस विधि के द्वारा उन्नत नस्ल का परिरक्षित वीर्य सालों भर हर जगह उपलब्ध हो सकता है। यानी कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो दूर दराज का इलाका हो, पहाड़ी इलाका हो, मरुस्थलीय इलाका हो, उन सभी जगहों पे भी इसको आसानी से, सुगमता से पहुंचाया जा सकता है। एंड लास्ट नंबर है कि इसके द्वारा, ठीक है ना, इसके द्वारा विदेशों की जो उन्नत नस्ल के जो वीर्य होते हैं उसे आयात कर देसी किस्मों के पशुओं के साथ उनके नस्ल सुधारने के लिए भी किया
जाता है। तो लास्ट नंबर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो विदेशी गाय जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना, हॉस्टियन फ्रिसियन करके, ठीक है, और भी कई प्रकार के जो गाय पड़े थे, तो उन गायों के जो बीज होते हैं उनको विदेशों से आयात करते हैं, और जो हमारे यहाँ की जो गाय हो गई, साहिवाल हो गया, या फिर और जो भी गाय थे ना, मेहसाना भैंस हो गई, तो इन सबों को क्या किया जाता है कि देसी नस्ल वालों को विदेशी वाले नस्ल के साथ निषेचित कराया जाता है ताकि उनके नस्ल सुधर सके। ठीक है, तो ये हो गया। अब है कि जब गर्भधारण होता है तो गर्भधारण के 10वें महीने में, ठीक है ना, कितने 10वें महीने में गाय अपने बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के जन्म के साथ ही दूध का स्राव शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसे हम लोग दूध स्राव काल कहते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेने के बाद दूध का स्राव शुरू होता है उसके साथ साथ, तो उस काल को ना, उस पीरियड को हम लोग दूध स्राव काल कहते हैं, जिसमें कि गाय क्या करती है, दूध देती है। और यह करीब करीब 4 से 6 महीने तक, कितने, तो 4 से 6 महीने तक दूध देती है गाय। ठीक है ना, 4 से लेकर के 6 महीने तक, ठीक है, गाय जो होती है वो दूध देती है। यानी ये 4 से 6 महीने जो होते हैं, इनके जो दूध देने की मात्रा होती है अधिक होती है, तो ये दूध स्राव काल का पीक टाइम होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होती है कि इस अवस्था में जो गाय होती है, यानी कि 4 से 6 महीने की जो गाय होती है जिसमें दूध अधिक देती है, तो उसे हम लोग धेनु के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से, धेनु। ठीक है, धेनु गाय उसको बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है कि दूध की मात्रा में धीरे धीरे कमी आती है। ठीक है, जिस अवस्था को हम लोग क्या करते हैं, बकेनु, क्या कहते हैं, बकेनु। तो जब कमी आएगी दूध की तो क्या होगा, बकेनु कहेंगे उसे, क्या कहेंगे, बकेनु। पहला धेनु, दूसरा क्या है, बकेनु के नाम से जाना जाता है ना, धीरे धीरे कम होता है। और इस अवस्था में गाय जो है प्रजनन के लिए दोबारा तैयार हो जाती है। यानी कहने का मतलब कि 4 से 6 महीने इनका पीक टाइम होता है, 6 महीने के बाद धीरे धीरे दूध कम होने लगता है। उसके बाद गाय जो है पुनः निषेचन के लिए तैयार होती है, प्रजनन के लिए तैयार होती है, और फिर गर्भधारण जब कर लेती है तो गर्भधारण के बाद धीरे धीरे इनका दूध जो होता है वो बंद हो जाता है। तो इस तरह से गाय जो होता है ना, अपना एक उनका दूध स्राव काल होता है। ठीक है, जब तक कि वो गर्भधारण नहीं करते तब तक का उनका दूध स्राव काल होता है। उसके बाद गाय जो गर्भधारण कर लेती है उस अवस्था को हम लोग बिसुकी कहते हैं। क्या कहते हैं, बिसुकी। ठीक है ना, बिसुकी के नाम से जाना जाता है, जिस टाइम में गाय जो है क्या कर लेती है, गर्भ धारण कर लेती है। ठीक है, गर्भ धारण जब कर लेती है तो उस गाय को क्या कहते हैं, उस अवस्था को हम लोग विशुकी के नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही, जिसमें मैंने आपके प्रजनन और उनके दूध स्राव काल के बारे में पूरा डिटेल बता दिया। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग कि इनके प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे कि इनको किस प्रकार का भोजन चाहिए, किस प्रकार का आवास होना चाहिए। ठीक है, इनके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।